Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम निवेश फलन के बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे वो हैं व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, निवेश से क्या अभिप्राय है, क्लासिफाई इन्वेस्टमेंट, निवेश का वर्गीकरण कीजिए, ये कितने प्रकार का होता है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, और निवेश को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। सिंपल वर्ड्स में इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम उन एक्टिविटीज़ में एक्सपेंडिचर को निवेश कह देते हैं जिनकी वजह से इनकम होती है। मतलब आप कुछ ऐसी क्रियाओं में अगर पैसा लगा रहे हो जिनकी वजह से आपको आय की प्राप्ति होगी तो उसे आप निवेश कह देते हो। बट रियलिटी में, वास्तविकता में, इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुओं के ऊपर जो पैसे खर्च किए जाते हैं उन्हें निवेश कहा जाता है। In other words, it is expenditure on those activities which help in further production of goods and services। इसका मतलब, निवेश का मतलब है कुछ ऐसी क्रियाओं में पैसा लगाना, एक्सपेंड करना, पैसे खर्च करना जो आगे किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए हेल्पफुल हो, उसके लिए काम आए। मतलब सपोज आपने कोई मशीन खरीदी तो मशीन के ऊपर जो आपने एक्सपेंड किया उसे आप इन्वेस्टमेंट कहोगे। मतलब आप कुछ ऐसी कैपिटल गुड परचेज कर रहे हो जो फर्दर गुड या सर्विस की प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। In the words of Professor Keynes, investment is the increment of capital good। प्रोफेसर केन्स ने भी ये डेफिनेशन दी थी। उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो पूंजीगत वस्तुओं में होने वाली वृद्धि है। आपके पास मान लीजिए 5 मशीन है, आपने एक एक्स्ट्रा मशीन खरीदी, आपके पास 6 मशीन हो गई, तो एक एक्स्ट्रा मशीन के ऊपर जो आपने एक्सपेंड किया उसे आप इन्वेस्टमेंट कहोगे। सिमिलरली स्टोनियर एंड हैग ने डेफिनेशन दी थी। उनके अकॉर्डिंग बाय इन्वेस्टमेंट वी डू नॉट मीन परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग पेपर, सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिपेंचर, बट द परचेज ऑफ न्यू फैक्ट्री, मशीन एंड लाइक दिस। वो कहते हैं आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, डिबेंचर्स ले लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिससे पेपर्स की ट्रांसफ़र एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास हुई, उसे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। आप आपके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट है, बट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट अगर आपने एक नई फैक्ट्री को खरीदा है, कोई नई मशीन खरीदी है, आपकी आपने अपनी फैक्ट्री का साइज एक्सटेंड किया है, तब आप उसे कहोगे कि आपने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह पे की जाती है जहाँ से इनकम जनरेट हो, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी का लेवल इंक्रीज हो, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज हो, वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन हम इन्वेस्टमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, प्रेरित और स्वचालित निवेश। व्हाट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट को हमने 2 पॉइंट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और सेकेंड है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि इनकम और प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा इनकम और प्रॉफिट होगी ये इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और इनकम और प्रॉफिट अगर कम है तो ये इन्वेस्टमेंट का लेवल भी कम होगा। जैसा कि डायग्राम में शो है, डायग्राम से क्लियर है कि जब इनकम का लेवल ओ वाई है, वाई एक एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ली है, वाई एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट ली है। जब इनकम ओ वाई है तो ये इन्वेस्टमेंट ओ वाई है। जैसे ही इनकम बढ़ जाएगी ये इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? आपकी इनकम और प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये आपकी है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, प्रेरित निवेश। इसी तरह से सेकंड आ जाएगा आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वचालित निवेश। स्वचालित निवेश क्या है? ऐसा निवेश जो कि हमारी आय और हमारे प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आपकी इनकम का लेवल 0 है तो ये इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ होती है। मतलब ये कभी भी 0 नहीं होती, लेकिन अगर आपकी इनकम या प्रॉफिट
इंक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एज इट इज रहती है, ये इनकम या प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करती है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट मोस्टली गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, या कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की अगर हैं तो वो हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का पार्ट होती हैं, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड नहीं करती। तो डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट को लिया है। इनकम का लेवल जब OY है तो ये इन्वेस्टमेंट OI है। इनकम जब OY 1 हो जाती है तब भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट OI के ऊपर कांस्टेंट स्थिर रहती है, फिक्स रहती है। इसका मतलब इनकम के इंक्रीज होने से ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। इनकम का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए ये आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये आपका स्वचालित निवेश है। नेक्स्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी और सार्वजनिक निवेश। नाम से ही पता चल रहा है, निजी निवेश ऐसा निवेश होगा जो कि प्राइवेट इन्वेस्टर निजी निवेश करता करेगा और वो प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करेगा। लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है और गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए पैसे खर्च करती है। देन थर्ड इज ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, सकल जिसे कुल भी कहा जाता है, और शुद्ध निवेश क्या है। अगर इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल के स्टॉक में चेंज आ जाता है तो आप उसे बोलोगे कि वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, और साथ ही साथ आपकी नेट भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक नई मशीनरी खरीदी, सिर्फ उस नई मशीन को खरीदने के ऊपर आपने जो पैसे खर्च किए वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन उस नई मशीन के साथ साथ आपकी एक पुरानी मशीन थी जिसको ठीक करने के ऊपर, जिसको सही करने के लिए आपने पैसे खर्च किए, जिसे आप रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट या प्रतिस्थापन निवेश कहोगे। अगर आप नेट इन्वेस्टमेंट नई मशीन के ऊपर जो आपने इन्वेस्ट किया और पुरानी मशीन को ठीक कराने के ऊपर जो आपने पैसे खर्च किए, इन दोनों को अगर आप प्लस कर देते हो तो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आती है, सकल निवेश आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखते हो कि आपने नई मशीन के ऊपर कितने पैसे खर्च किए तो वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है। ये है इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। आपके पास एक मशीन थी, आपने एक मशीन और खरीद ली, आपके पास कैपिटल का स्टॉक बढ़ गया, वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है। तो नेट इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें से आप अपनी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। लास्ट फोर्थ है प्लैंड एंड अनप्लैंड इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड एक्चुअल सेविंग। इन्वेस्टमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, प्लैंड जिसे एक्सेंट इन्वेस्टमेंट भी कहा, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और अनप्लैंड जिसे कि एक्सेंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब प्लैंड इन्वेस्टमेंट क्या है, प्लैंड इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर प्लान बना के की जाती है और इनकम और कंजम्पशन के एक्चुअल डिफरेंस के ऊपर ये डिपेंड करती है। अनप्लैंड जो अचानक से आपको निवेश करना पड़ गया वो आपका अनप्लैंड इन्वेस्टमेंट था, जिसके बारे में आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, आपने इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं बनाया था। क्लासिफिकेशन के बाद हमारा आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, निवेश को प्रभावित करने वाले तत्व। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट का लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है। हम इन फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है बेसिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, निवेश को प्रभावित करने वाले कुछ आधारभूत तत्व, मतलब जो मेन फैक्टर्स हैं। एंड सेकेंड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, निवेश को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व। सबसे पहले हम ले रहे हैं बेसिक फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बेसिक फैक्टर्स ही हैं जिनका इन्वेस्टमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इन बेसिक फैक्टर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम RI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को MEC लिख रहे हैं। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब भी एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो ये देखता है कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आपके पास अपने पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आप बैंक से लोन लोगे, मान लो बैंक आपके ऊपर रेट ज़्यादा लगाता है, इंटरेस्ट रेट आपसे ज़्यादा लेता है, तो आप क्या करेंगे, आप लोन कम लेंगे, और कम लोन लेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी
कम करेंगे। लेकिन अगर बैंक इंटरेस्ट रेट कम लेता, आपको लोन इजीली मिल जाता कम रेट के ऊपर, तो आप उस केस में ज़्यादा लोन लेते और आपकी इन्वेस्टमेंट का लेवल भी पहले से इंक्रीज हो जाता। इसका मतलब मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड हैं, इन दोनों में विपरीत संबंध है। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट का लेवल कम होगा। देन हम सेकंड पे आते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या है। MEC का मतलब है जब आप कैपिटल की एक यूनिट को किसी भी अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर भी पैसे की एक यूनिट लगाते हैं, तो उससे आपको जितना प्रॉफिट होने की या जितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है वो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। अब एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेगा तो वो ये देखेगा कि पैसे तो उसने लोन लेके बोरो करके उसने इन्वेस्ट किया, जो मनी उसने बोरो करके इन्वेस्ट की उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना है, और उसी मनी को जब वो इन्वेस्ट करेगा तो उसे कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा। वो ये देखेगा कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा और मैंने इंटरेस्ट कितना देना है। मतलब MEC आप सिंपल लैंग्वेज में लीजिए, MEC उसके रिटर्न है, रिटर्न मतलब उसके प्रॉफिट है, पैसे को लगा के जो उसे प्रॉफिट मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसने देना है बैंक को। अब वो ये देखेगा कि अगर MEC, तीन सिचुएशन यहाँ अराइज होती हैं, अगर MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रेटर है, इसका मतलब उसे उम्मीद है कि मुझे प्रॉफिट या रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे पर इंटरेस्ट मुझे कम पे करना है। मान लो उसे लगता है कि मैं 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 10 रुपये प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन उस 100 रुपये के ऊपर मुझे इंटरेस्ट सिर्फ 5 रुपये देना है, तो फिर भी उसे बेनिफिट है क्योंकि उसे इंटरेस्ट देना है 5 और बेनिफिट उसे कितना हो रहा है 10 का। तो इस केस में वो इन्वेस्टमेंट के लेवल को इंक्रीज करेगा क्योंकि उसके रिटर्न उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसने देना है उससे ज़्यादा है। बट अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होती, इंटरेस्ट उसे 5% देना था लेकिन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होती 2, मतलब उसे रिटर्न मिलने की उम्मीद सिर्फ 2% की होती, तो इस केस में वो पर्सन अपने इन्वेस्टमेंट के लेवल को कम कर देता क्योंकि उसे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना है पर रिटर्न उसे ज़्यादा नहीं हो रहे, और वो तब तक कम करता जब तक MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल नहीं हो जाते। थर्ड सिचुएशन आती है MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5 है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी 5 है, उसे रिटर्न मिलने की उम्मीद भी 5 है। तो ये एक न्यूट्रल सिचुएशन है, इस केस में उसकी मर्जी है कि वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए ना बढ़ाए, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उसके रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों आपस में इक्वल है। हम डायग्राम से इसे शो करेंगे। डायग्राम में हम एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट को ले रहे हैं, निवेश को ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया। अभी हमने देखा था पीछे कि इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में एक फिक्स रहता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका जिसे अभी हमने 5% का लेवल लिया। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जैसे जैसे आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो आपके रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कम होती जाती हैं। जिस लेवल पे ये दोनों आपस में इक्वल हैं, MEC इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का लेवल कितना है, OI के इक्वल है। ये न्यूट्रल सिचुएशन है, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में आप इस इन्वेस्टमेंट लेवल पे आ जाते हो OI1 पे, तो यहाँ ध्यान से देखिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इतनी है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ इतना है। इसका मतलब MEC इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉफिट की उम्मीद ज़्यादा है, इंटरेस्ट कम पे करना है, आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे, इंक्रीज करोगे, और तब तक इंक्रीज करोगे जब तक MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल नहीं हो जाते। इसी तरह अगर आप कभी सिचुएशन आ जाए इस इन्वेस्टमेंट की I2 की, तो यहाँ पर मार्जिनल एफिशिएंसी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस वन बट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम है क्योंकि प्रॉफिट मिलने की, रिटर्न मिलने की उम्मीद कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है,
तो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट को कम करेगा एंड तब तक कम करेगा जब तक MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में इक्वल नहीं हो जाते। तो ये है कि किस तरह से एक इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगा। जब MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रेटर है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, जब कम हो जाती है तो वो कम इन्वेस्टमेंट कर देता है। MEC में चेंज होने का और रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने का उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसके निवेश पे प्रभाव पड़ता है। हम इसे भी एक डायग्राम के थ्रू शो करेंगे। अगेन वी आर ड्राइंग द सेम डायग्राम। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है इन्वेस्टमेंट को, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं निवेश को, वाई एक्सिस पे हमने MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम हमने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ली जो कि नेगेटिव थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि OR पे हमने फिक्स लिया और इनिशियली इक्विलिब्रियम आया E के ऊपर और इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कितना किया OI, क्योंकि यहाँ पे MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हैं। अगर MEC बढ़ जाती है, रिटर्न मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम इवन पे आएगा और इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर रिटर्न कम हो जाते, MEC कम होती तो इक्विलिब्रियम E2 पर आता और रिटर्न कम होने की उम्मीद है तो इस केस में इन्वेस्टमेंट का लेवल भी OI से कम होकर OI2 हो जाता। तो MEC का इफेक्ट कैसा पड़ा? अगर ज़्यादा MEC है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी और अगर कम है तो कम हो जाएगी। इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका भी इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। किस तरह से? मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट OR है, इक्विलिब्रियम E पर है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कितना किया OI। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट OR से बढ़ के OR1 हो गया, बैंक आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो नेचुरल है आप बैंक से बोरो कम करोगे और लोन कम लोगे और इन्वेस्टमेंट भी कम करोगे। तो इक्विलिब्रियम E की बजाय इवन पे आया और आपकी इन्वेस्टमेंट का लेवल OI से कम होके OI1 हो गया। और अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके OR2 कर देता तो इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाता? E2 पर और आप इन्वेस्ट पहले से ज़्यादा करना शुरू कर देते। तो MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का इफेक्ट पड़ता है। दोनों में से अगर कोई भी चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। इन बेसिक फैक्टर्स के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनका इन्वेस्टमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब हम उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल डेवलपमेंट एंड न्यू इनोवेशंस या न्यू इन्वेंशंस, तकनीकी विकास या नव प्रवर्तन। अगर आपकी इकोनॉमी में, आपकी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, नई टेक्निक आती है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज होता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। डिस्कवरी ऑफ द न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, अगर आप कुछ नए प्राकृतिक संसाधनों की खोज कर लेते हो, जैसे कि मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में पेट्रोल के नए सोर्सेज आपको मिल जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप उस डिस्कवरी से जितना भी बेनिफिट है वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती है। अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर नए नए टैक्सेस लगा देती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो आप कम इन्वेस्टमेंट करोगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स कम लगाती है और आपको बेनिफिट से ज़्यादा देती है तो उस केस में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। फॉरेन ट्रेड का इफेक्ट पड़ेगा। अगर इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड में एक्सपेंड होता है, एक्सपोर्ट आपके बढ़ रहे हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपका ट्रेड का वॉल्यूम कम है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट का लेवल भी कम होगा। पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है? अगर आपकी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राजनीतिक स्थिरता है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट का लेवल कम होता है। प्राइस का लेवल कैसा है? अगर प्राइसेस इकोनॉमी में ज़्यादा है तो एक इन्वेस्टर को लगता है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर प्राइसेस कम है तो कम प्रॉफिट की उम्मीद में वो इन्वेस्टमेंट भी कम करता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नेचुरल है डिमांड ज़्यादा होगी और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की जाएगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन का साइज कम है तो इन्वेस्टमेंट का लेवल भी कम होता है, डिमांड का लेवल भी कम होता है, कॉन्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट का लेवल भी कम हो जाता है। क्रेडिट की अवेबिलिटी, क्रेडिट अवेबिलिटी मतलब अगर आपको इजीली क्रेडिट मिल जाता है, इजीली लोन मिल जाता है तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं है, बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट का लेवल भी कम हो जाएगा।
लास्ट है सजेशन फॉर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। निवेश को बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? फर्स्ट है रिडक्शन इन टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री में निवेश का, इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़े, तो उसे टैक्स कम करने चाहिए। टैक्स जितने कम होंगे उतने ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एक इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मिल सके, इसके लिए कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। केन्स ने ये कहा था, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो गवर्नमेंट नई करेंसी को इशू करके अपने जितना भी उसको डेफिसिट है उसे कवर करती है। इसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी तो कंट्री के अंदर नई करेंसी आएगी, जिसकी वजह से इनकम और एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट का गैप तो कम होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का लेवल भी इंक्रीज होगा। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इन्वेस्टमेंट एक बेसिक फैक्टर है जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर, विकास के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। और हर कंट्री की गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज हो। इसीलिए गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के लेवल को इंक्रीज किया जा सके। थैंक यू सो मच।